बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर 2 की आंसर की देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2026 का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और यह चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। जिन बच्चों का अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। बिना निर्देश पढ़े सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है वेरी वेरी सिंपल। एक इकाई समय में 1/3 क्षेत्र से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या को क्या कहा जाता है। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लेना और जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लेना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सी पे आप टिक लगा दो, प्रकाश की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसके अपशोषण से होती है। तो विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, ए पे टिक लगा दो, दृश्य और परावैंगनी प्रकाश द्वारा, है ना। यही तो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन कौन बिल्कुल सही ऑप्शन लगा के आया है। फोटो केमिस्ट्री किसके अध्ययन से संबंधित है। तो वो हमेशा सी पे टिक लगाओ, अल्ट्रावायलेट लाइट के अपशोषण की अभिक्रिया यानी कि यूवी प्रकाश के अपशोषण की अभिक्रिया, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। आइंस्टीन के नियम का पालन करने वाली अभिक्रिया के लिए हमेशा फाई का मान जो होता है ना वो 1 होता है। जो फाई है वो 1 होता है। अब यहाँ पर ये फाई क्या चीज़ है, क्वांटम दक्षता, अरे यही तो चीज़ होती है। तो फाई का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ो बेटा ज़रा प्यार के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, ओए होए, वह प्रभाव जो विलयन में आयनों की गतिशीलता को मंद करता है, चाहे वो असममित प्रभाव हो, चाहे वो विश्राम प्रभाव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव हो। यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, और सभी यही क्या है हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी लवण का अपशोषण तब होता है जब उसका आयनिक उत्पाद किसी लवण का अपशोषण तब होता है जब उसका आयनिक उत्पाद, सी पे टिक लगाओ, इसके घुलनशीलता गुणनफल से अधिक होता है। यहाँ पे टिक लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगाए हैं जिनका ये पेपर है। बहुत दमदार क्वेश्चन पेपर है। इलेक्ट्रोलाइट के विघटन गुणांक निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट का विघटन गुणांक निर्भर करता है विलय की प्रकृति पे, विलायक की प्रकृति पे, विलय की सांद्रता पर या उपरोक्त सभी पे। तो राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, विलय की प्रकृति हो या विलायक की प्रकृति हो या विलय की सांद्रता हो, ये किसी को नहीं छोड़ता, सब पे डिपेंड करता है। ये खासियत होती है विघटन गुणांक के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड इफ इट्स विलयन असंतृप्त है यदि कदी, ए पे टिक लगा दो, आयनिक उत्पाद जो है वो KSP से कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमा ओस्टवार्ड तनुता नियम आधारित है, सभी वैद्युत अपभट्टे पे कभी आधारित नहीं होता। प्रबल वैद्युत अपभट्टे के लिए ये लागू नहीं होता, लेकिन ये दुर्बल वैद्युत अपभट्टे पर लागू होता है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइज्ड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, धनायन या ऋणायन द्वारा ली गई कुल धारा के अंश को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर, डी पे टिक लगा दो। इसको हिंदी में कहते हैं अभिगमनांक संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। हिटोर विधि द्वारा ट्रांसपोर्ट संख्या निर्धारित करते समय इलेक्ट्रोड का उपयोग तब किया जाता है जब इलेक्ट्रोड पर आक्रमण किया जाता है। किसका आक्रमण किया जाता है, 11वें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई, किसका यार, प्लेटिनम इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विद्युत अपभट्टे की विद्युत चालकता निर्भर करती है, ऐसा होना चाहिए था, किसी विद्युत अपभट्टे की विद्युत चालकता निर्भर करती है। तो वो हमेशा डिपेंड करती है, सी पे टिक लगाओ, विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर। मज़ेदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, टिकाऊ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक उष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ उष्मा विनिमय नहीं होता हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, जिसमें Q = 0 होता है, और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। पिरवल अम्ल और पिरवल क्षार की उदासीनीकरण एंथैल्पी लगभग होती है हमेशा -13.7 किलो जूल प्रति मोल होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं
15। एंट्रोपी की एसआई इकाई क्या है, तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो डेल्टा क्यू जूल प्रति केल्विन, यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, जूल प्रति केल्विन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो हमेशा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, चाहे हेस का नियम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, निम्नलिखित में से किसके एक मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होगी। जो गैस होता है ना, गैस की जो एंट्रोपी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बी पे टिक लगा दो क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये सब मैंने आपको भर भर के बताया था कि एक्सटेंसिव कौन सी होती है और इंटेंसिव कौन सी होती है। यहाँ डी पे टिक लगा दो। ताप जो है ना वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है। चलिए 19 देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा था आपको। N2+3H2 चेंज टू 2NH3 अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान डेल्टा ई -2RT होना चाहिए। तो 19 में का ए पे टिक लगा दो बेझिझक। करवाए नहीं थे यार, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, सारे क्वेश्चन पूरा पेपर पढ़ाया हुआ आया हुआ है। एक आदर्श गैस के एक मोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। बी पे टिक लगा दो, Cp - Cv = R। 21 देखो, किसी भी तापमान पर किसी अभिक्रिया के स्वतः स्फूर्त होने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है, डेल्टा एस जी जो होता है वो डेल्टा जी बराबर 0। तो 21 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए तभी सत्य होगा, वरना ये सत्य नहीं होने वाला। आई एम राइट। अरे यार यार मैं क्या बताऊं, तुम लोग इतने बड़े इंटेलिजेंट हो, पेपर दे के आ रखे हो। क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, और जिन बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला वो तो बस देख लो, क्योंकि यार क्वेश्चन सब आपके पढ़े पढ़ाए हैं, क्योंकि 2 घंटे मिलते हैं सोचने समझने के लिए, आराम से आप कवर कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन आपको याद होगा, दिमाग में फंसा हुआ होगा कि यार मैं इसका क्वेश्चन ये सही लगा के आया हूँ और इसका राइट ऑप्शन मैं ये सही लगा के आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अधिशोषण आइसोथर्म किस पर निर्भर करता है। दाब कहीं पर है, कहीं पर दाब है, ढूंढ लो। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि निश्चित दाब पर तापमान का सतही क्षेत्रफल, निश्चित ताप पर दाब पर सतही क्षेत्रफल, सतही सामग्री के ऑक्सीकरण पर सतही क्षेत्रफल। अरे वाह, कितने खतरनाक ऑप्शन दिए हैं, पढ़ते पढ़ते बच्चा परेशान हो जा। बी पे टिक लगा दो, निश्चित ताप पर दाब पर सतही क्षेत्रफल, है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हाँ दमदार क्वेश्चन है। धातु उत्प्रेरक सतह पर हाइड्रोजन अधिशोषण है। धातु उत्प्रेरक सतह पर हाइड्रोजन अधिशोषण है एंडोथर्मिक धनात्मक डेल्टा एस के साथ, एंडोथर्मिक ऋणात्मक डेल्टा एस के साथ, एक्सोथर्मिक ऋणात्मक डेल्टा एस के साथ और एक्सोथर्मिक धनात्मक डेल्टा एस के साथ। सी पे टिक लगा दो एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ना अधिशोषण वो उष्माक्षेपी होता है, ये आपको पता है, और इसके लिए डेल्टा एस का मान नेगेटिव होता है, तो एक्सोथर्मिक ऋणात्मक डेल्टा एस के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का बी पे टिक लगा दो, ये बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए। हाँ यही होता है, डेल टी अपॉन डेल वी 8 कॉन्स्टेंट S4 एंथैल्पी, फिर माइनस के डेल पी अपॉन डेल एस 8 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। लगा दिया ना आप लोगों ने बी पे टिक। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई हो सकता है इस दुनिया के अंदर ही नहीं है यार। 25 देखते हैं। A + B चेंज टू C अभिक्रिया के लिए थर्मोडायनेमिक संतुलन संतुलन स्थिरांक की इकाई क्या है। संतुलन स्थिरांक की इकाई डी पे टिक लगा दो, आयाम रहित है, इसकी कोई बीमा नहीं है, कोई मात्रक नहीं है इसका, ठीक है। चलिए 26 देख लेते हैं। मुक्त विस्तार प्रक्रिया में किस किया गया कार्य है। मुक्त विस्तार क्रिया में किया गया कार्य हमेशा जो होता है ना वो शून्य होता है, यानी कि वर्क डन इज़ ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। वर्क डन कितना होगा, 0 होगा ऑलवेज। 27 देखो, एक उत्क्रमणीय चक्रीय परिक्रम में, एक उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रिया में एंट्रोपी में कुल परिवर्तन होता है वो हमेशा शून्य होता है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में फंस जाएं जिसमें ज़्यादा ऑप्शन 0 दे रखे हैं, बस टिक लगाए जाओ। यहाँ पे भी देखो 2 पे 0 लग गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्नोट इंजन, ये क्वेश्चन मैंने करवा के भेजा था यार आपको। एक कार्नोट इंजन की ऊष्मा दक्षता इतनी है, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक रिसर्वॉयर द्वारा सिंक के 200 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। यदि स्रोत का तापमान 57 डिग्री सेल्सियस है तो स्रोत से कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी। सी पे टिक लगा दो, 220 कैलोरी इज़ अ राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही ऑप्शन लगा के आए हैं जिनका पेपर है ये। 25 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर 2 आदर्श गैसों के मिश्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहचानना। डेल्टा एस मिक्सचर इक्वल टू 0, डेल्टा एस MIS मतलब मिक्सचर। चलिए 30 नंबर देखते हैं फटाफट तेजी से। गिब्स ऊर्जा फलन जी जो होता है ना, वो एक समदाबी उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। किस चीज़ के लिए है? ये है गिब्स एनर्जी फंक्शन जी इज़ एन आइसोथर्मल आइसोवेरिक रिवर्सिबल प्रोसेस। रैखिक रूप से भिन्न शून्य, तो 30 का कौन सा ऑप्शन है? अरैखिक रूप से भिन्न। ये स्टेबल आना चाहिए यार, रिमेन कांस्टेंट इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि स्थिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, फिर से न्यूमेरिकल है। सम चतुर्भुज और एक नथ सल्फर की दहन उष्मा। अबे कहाँ से लाई ये क्वेश्चन, कहाँ से लाए क्वेश्चन भाई? सम चतुर्भुज और एक नथ सल्फर की दहन उष्मा क्रमशः 70.96 और 71.03 किलो कैलोरी है। सम चतुर्भुज सल्फर से एक नथ में रूपांतरण की उष्मा क्या है? अरे बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया? 31 का ए पे टिक लगा दो, -70 कैलोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। फ्रेंडलिक अधिशोषण आइसोथर्म प्रदर्शित किया जाता है x/m Kp की पावर 1/n। 32 का डी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। ठोस सतह पर गैसों का अधिशोषण अधिकतम होता है जब प्रेशर थोड़ा सा हाई कर दो और टेम्परेचर थोड़ा सा निम्न कर दो। 33 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, यानी कि टेम्परेचर निम्न कर दो और प्रेशर थोड़ा हाई कर दो, है ना। 34 देखते हैं। लैंगम्यूर अधिशोषण आइसोथर्म में उच्च दाब पर क्या होता है? उच्च दाब पर एक सीधी रेखा आपको दिखाई देती है, और वो सीधी रेखा जो होती है ना, वो मतलब कांस्टेंट बता देती है कि अब जो है कहानी स्थिर हो गई है। चलिए 35 देखते हैं इसका फॉर्मूला। वाह बेटे वाह, वाह मेरे भैया, क्या टिक लगाया है। अबे उल्टा लगा दिया, उल्टा। ये होता है ए होता है, तुमने उल्टा लगा दिया। अब तुम इसे ना सी को ऊपर कर देते, ए को नीचे कर देते, काम बन जाता तुम्हारा। थीटा इक्वल टू Kp/1 + Kp इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रति आइंस्टीन ऊर्जा और एक फोटोन ऊर्जा का अनुपात कहलाता है आइंस्टीन संख्या या समतुल्य संख्या, लैम्बर्ट संख्या या आवोगाद्रो संख्या। 36 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, आवोगाद्रो संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन भी है। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम मात्रा फाई को निरूपित करते हैं। आगे देखो क्वांटम मात्रा या क्वांटम दक्षता, तो क्वांटम मात्रा फाई को दर्शाते हैं। 37 फॉर्मूला क्या है? ए पे टिक लगाओ, विघटित या निर्मित अणुओं की संख्या बटा अवशोषित विकिरण ऊर्जा के फोटोनों की संख्या इज द राइट ऑप्शन। 38 देखो, रासायनिक प्रदीप्ति अभिक्रियाओं में उत्सर्जित प्रकाश को कहा जाता है। रासायनिक प्रदीप्ति अभिक्रियाओं में उत्सर्जित प्रकाश को कहा जाता है कोल्ड प्रकाश, गर्म प्रकाश, तेज प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। ए पे टिक लगा दो, कोल्ड प्रकाश कहा जाता है, यानी कि कोल्ड लाइट इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। तो प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्ति जुगनुओं की चमक। है ये जुगनुओं वाला क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के हर एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, पता नहीं क्या है यार इसमें। जुगनुओं की चमक ल्यूसीफेरिन के एरियल ऑक्सीकरण के कारण होती है। यह इसका एक उदाहरण है हमेशा रासायनिक प्रतिदीप्ति, यानी कि प्रतिदीप्त का। ठीक है, रासायनिक प्रतिदीप्त इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। वे अभिक्रियाएं जो उष्मा के कारण और प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं कहलाती हैं। उष्मा के कारण लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, उन रिएक्शन को आप क्या नाम दे सकते हो? वो दोगे तापीय अभिक्रिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक निश्चित मोटाई के कांच में 70% प्रकाश संचरण पाया गया। यदि कांच की मोटाई कम कर दी जाए तो प्रकाश का संचरण जो होगा, कांच की मोटाई जब कम करोगे तो प्रकाश का संचरण जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। अबे मोटाई कम कर दोगे ना, संचरण बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपभट्टे की चालकता किसके कारण होती है? आयनों के कारण होती है या आयनों की मुक्त गति के कारण होती है? तो ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बी पे टिक लगा दो, बिलियन में आयनों की मुक्त गति के कारण होती है ना। 43 देखो जरा, अगर एक की संख्या 0.4 है, दूसरे की संख्या 0.6 होगी, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? क्वेश्चन मत पढ़ो, बी पे टिक लगा दो डायरेक्टली। यानी कि धनायन का अभिगमनांक प्लस ऋणायन का अभिगमनांक बराबर 1। अगर एक का 0.4 दे रखा, दूसरे का अपने आप 0.6 हो जाएगा, है ना। अरे यार तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। 44 देखो, पानी के आयनिक प्रोडक्ट का मान है, जो पानी होता है हमारा, उस पानी के आयनिक प्रोडक्ट का मान है, सी पे टिक लगा दो, 1 × 10⁻⁻14 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ये यार आ गया भैया, ये छप गया। यही तो दमदार क्वेश्चन है, टिकाऊ क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़े हुए आ गए ना पेपर में,
तो मज़ा ही आ जाएगा। तो डायरेक्टली ए पे टिक लगा दो 45। अरे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, मैं सही बता रहा हूँ, जिनको पढ़ते पढ़ते राइट ऑप्शन आपके माइंड में फंस जाएगा। फॉर्मूला ऑलरेडी आपको याद होते ही होता है। ओस्टवार्ड के तनुता नियम के अनुसार द्वितीय धारा विद्युत भट्टे पर लागू किया जाता है, तो ये व्यंजक प्राप्त होता है। ए पे टिक लगा दो KC इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वो इज द राइट ऑप्शन। 46 देख लेते हैं मेरे दोस्तों। प्रबल विद्युत अपभट्टे के लिए पृथक्करण की डिग्री है। प्रबल विद्युत अपभट्टे के लिए मैंने बताया था हमेशा एक से ज़्यादा होती है या एक से कम होती है, तो लगभग एक के बराबर होती है। ठीक है, लगभग एक के बराबर होती है, ऐसा नहीं है कि एक होती है, एक के बराबर होती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एस 0 वोल्ट। ठीक है, यही तो होता है ना, राइट ऑप्शन है 47 का 0 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48। वह प्रभाव जो विलयन में आयनों की गतिशीलता को मंद कर देता है। डी पे आप टिक लगा दो। अप्रोच सभी इज ए राइट ऑप्शन। 49 पढ़ो जरा फटाफट तेजी से, चारों ऑप्शन पढ़ो, बड़े लंबे ऑप्शन कर दिए। डिवाई हकल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डिवाई हकल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सत्य है। चारों ऑप्शन पढ़ लो, यानी कि A भी पढ़ो, B भी पढ़ो, C भी पढ़ो, और लास्ट में डी पे आप टिक लगा दो। अप्रोच सभी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपभट्टे नहीं है। तो ये जो एसिटिक एसिड होता है ना CH3COOH, ये एक प्रबल विद्युत अपभट्टे नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो सच में बहुत इजी दे रखे हैं। हेंडरसन हेज़ेलवॉल समीकरण का उपयोग की गणना के लिए किया जाता है। हमेशा बफर विलयन के pH मान निकालने के लिए आप हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हो। 52 देखते हैं। लवण सेतु की भूमिका हमेशा आवेश संतुलन बनाए रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। 0.0001 MSCl का pH है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 गुणा 10 की घात -4, आगे लेकर आओगे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगी। बी पे आप टिक लगा दो 4 इज अ राइट ऑप्शन। pH के कई क्वेश्चन आते हैं। बफर मिश्रण है, बफर विलयन जो होता है ना, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल अम्ल नहीं हो सकता, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार नहीं हो सकता, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार नहीं हो सकता, दुर्बल अम्ल प्लस उसका जो लवण होता है वो इज अ राइट ऑप्शन। 55 देख लेते हैं। सेल का विद्युत भाग बल EMF अधिकतम होता है। कब अधिकतम होता है, ये कहने का मतलब है सी पे आप टिक लगाओ, सांद्रता में अंतर अधिक होता है। चलिए 56 देखते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का जल अपघटन, दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार के लवण का जल अपघटन देता है। तो फिर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है कि लवण का जब आप जल अपघटन करोगे तो वो क्या देगा आपको, वो देगा क्षारीय विलयन हमेशा। ठीक है, क्योंकि प्रबल क्षार बनेगा ना तो क्षारीय विलयन देगा। चलिए 57 देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर प्यार के साथ में इसका राइट ऑप्शन बताओ। यदि 96,500 होना चाहिए था लेकिन इन्हें 9,65,000 कर दिया। यदि 9,65,000 कुलाम आवेश 1 ग्राम तुल्य पदार्थ जमा करता है तो 1,93,000 कुलाम द्वारा कितने मोल Ag+ जमा की जाएगी। मोलर द्रव्यमान Ag का दे रखा है 10 ग्राम प्रति मोल। अच्छा, तो ये बात है, अब समझ में बात आई। बी पे टिक लगा दो 2 इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। दी गई अभिक्रिया Pb प्लस कॉपर 2+ फिर Pb2+ प्लस कॉपर अपचायक का कार्य करता है। कौन सा इसमें अपचायक है। अब ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपचायक जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। तो इसमें जो लेड है ना, Pb तुम देख रहे हो ना, Pb जो है वो Pb2+ में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है 58 का C पे आप टिक लगा दो। जो Pb है ना वही हमारा क्या है, ये अपचायक है। ऑलवेज याद कर लो। 59 देखो, किसी विलयन का pH 3 है तो H+ आयन का मान क्या होगा, निकाल लोगे ना इस चीज़ को। pH इक्वल टू माइनस के लोग H+ आयन की सांद्रता, इस फॉर्मूला लगा कर निकाल लो। यहाँ पर B आ जाएगा 10 की घात -3 मोलर। चलिए 60 देखते हैं। pH बराबर 5 वाले विलयन का POH का क्या मान है। pH का मान 5 दे रखा है तो POH का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। कहाँ पर है D का मान, अब 9 क्यों हो गया, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। 14 में से 5 घटा दो। अरे बड़ा सिंपल पेपर आया हुआ है, बहुत सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61वां। यदि किसी विलयन की चालकता ज्ञात हो तो मोलर चालकता की गणना निम्न का उपयोग करके की जा सकती है। किसी विलयन की चालकता ज्ञात हो तो मोलर चालकता की गणना निम्न का उपयोग करके की जा सकती है। कोलराउस का नियम सुने हैं आप, हैं, ए पे टिक लगा दो। कोलराउस का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम, आता है हर साल क्वेश्चन। एक दुर्बल विद्युत अपभट्टे की चालकता तनुकरण के साथ, अगर कोई विद्युत अपभट्टे है उसकी चालकता आपको विलयन को तनु करते हो तो दुर्बल विद्युत अपभट्टे की चालकता बढ़ेगी या घटेगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ए पे टिक लगाओ, बढ़ती है हमेशा, ये राइट ऑप्शन है, प्रबल हो या दुर्बल हो। 63 देखते हैं। कॉपर धातु जलीय विलयन में Ag+ को अलग कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
कॉपर धातु जलीय विलयन से Ag+ को, इसका मतलब ये है कि जो Ag है, अरे यार कॉपर धातु जलीय विलयन से Ag+ को अलग कर देता है। कॉपर मेटल डिस्प्लेस, यानी ये कैसे कर सकता है? हाँ, कॉपर ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, कॉपर जो होता है वो प्रबल अपचायक होता है, किससे? सिल्वर से। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बस इसका मतलब यही हुआ। ये क्या हुआ? बी पे टिक लगाओ, Ag+ जो होता है वो कॉपर 2+ की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। बे कारक जो अभिक्रिया के एक चरण से बनते हैं और दूसरे चरण में उपयोग होते हैं कहलाते हैं। फटाफट जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा राइट ऑप्शन लगा कर आए हो आप। वे कारक जो अभिक्रिया के एक चरण में बनते हैं और दूसरे चरण में उपयोग होते हैं कहलाते हैं। दूसरे चरण में उपयोग होते हैं कहलाते हैं। बी पे टिक लगाओ, मध्य उत्पाद, यही तो होते हैं ना। A+B+C चेंज टू प्रोडक्ट बनाया, तो इस अभिक्रिया की जो कोटि, मतलब इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? तो ये त्रिअणुक अभिक्रिया, बिना सोचे समझे बी पे टिक लगा दो। 65 का बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। 66 पढ़ो पहले। वैसा हार्डी सुलजे नियम जो है ना वो इज ए राइट ऑप्शन होगा। परिचित प्रवस्था पर आयन का अपक्षेपण प्रभाव अपक्षेपण आयनों की संयोजकता के साथ बढ़ता है, इस नियम को कहा जाता है हार्डी सुलजे नियम। तो बहुत ही सिंपल पेपर है यार। देखो मैं खाली बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन से इसका आंसर बता रहा हूँ। एक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा किसी सोल से आयनों या अणुओं को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैद्युत कण संचलन कभी नहीं कहा सकता, पेप्टिजेशन कभी नहीं कहा जा सकता, ब्राउनी गति कभी नहीं कहा जा सकता, टिंडल प्रभाव कभी नहीं कहा जा सकता। जो ये अपोहन होता है ना, अपोहन होना चाहिए था हिंदी में लिखा हुआ। ठीक है, यही राइट ऑप्शन है इसका, बट यहाँ पर अपोहन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिल गया। समझ गए? जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना उसको नंबर मिल जाते हैं आपको। एक विद्युत रासायनिक सेल में आमतौर पर एक कैथोड और एक एनोड होता है। बात सही है। कैथोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर जो होता है ना वो हमेशा अपचयन होता है। ठीक है, कैथोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीकरण कैथोड पर होता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड पर चले जाते हैं। बिल्कुल बी नंबर। 68 का बी नंबर लगा दो, और भी पढ़ के देखते हैं, अगर सही नहीं होगा तो अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैथोड पर चले जाते हैं, तभी तो यहाँ पर अपचयन होता है। 69 देखते हैं। जब विद्युत रासायनिक सेल के 2 अर्धसेलों के अंदर संतुलन स्थापित हो जाता है तो इलेक्ट्रोडों के बीच शुद्ध वोल्टेज क्या होता है? शुद्ध वोल्टेज क्या होता है? हाँ होता है, बहुत बढ़िया होता है, दमदार होता है, वो 0 हो जाता है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रासायनिक सेल का प्रकार नहीं है? तो एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ना, विद्युत अपघटनी सेल, ये जो है ना ये विद्युत रासायनिक सेल नहीं होता। ये दूसरा उल्टा काम करता है। अरे यार फोटोवोल्टिक सेल भी तो रखा हुआ है इसमें। तो 70 का लगाऊँ तो लगाऊँ कौन सा है भाई? 70 का राइट ऑप्शन कौन सा लगाऊँ आप बता दो। फोटोवोल्टिक सेल होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन। हट जाए यार भैया, बी पे टिक लगा दो, फोटोवोल्टिक सेल यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित से आदर्श विलयन को चुनें। आदर्श विलयन कौन सा है? आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है, एथिल आयोडाइड और एथिल ब्रोमाइड का सॉल्यूशन, दोनों सेम है भाई भाई। आदर्श विलयन के लिए कौन सी शर्तें लागू होती हैं? एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, आयतन में परिवर्तन भी शून्य होता है। सी पे टिक लगा दो आप। चलिए साइड 73 देखते हैं। मोलरता सांद्रता मापने के लिए एक उपयुक्त इकाई है क्योंकि यह हमेशा मापने में सुविधाजनक होता है। ठीक है, 74 देखते हैं। 1% H2SO4 विलयन की नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता निकालने आती है आपसे? चलो निकालने आती है, निकाल लो, वरना 0.2 आएगी इसकी नॉर्मलता। 75 देखते हैं। निम्नलिखित कण केवल अर्धपारगम्य झिल्ली से ही गुजर सकते हैं। केवल विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली अपने अंदर से आने जाने देती है और विलय के अणुओं को ये हमेशा रोक देती है। क्वालिटी होती है इसके अंदर। अगर आपने जल प्लस नमक का विलयन अलग करना है तो आप अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजार दो, नमक रह जाएगा और जो जल के कण होंगे, अणु होंगे, वो सब बाहर हो जाएंगे। 77 देखते हैं। वांट हाफ कारक NaCl और ग्लूकोज के लिए क्रम से होगा। NaCl के लिए 2 होगा और ग्लूकोज के लिए 1 होगा। 2 और 1 कहाँ पर है? डी पे आप टी लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड का जो गुण नहीं है ना, देखो कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, बी पे टिक लगा दो, कभी नहीं होता, विषमांगी तंत्र होता है। 79 देखो, कोहरा जो होता है ना, कोहरा गैस होती है, उसमें लिक्विड छिपा हुआ होता है ना। तो 79 का राइट ऑप्शन जो है ना, सी पे टिक लगा दो, गैस में तरल। अरे यार कोहरा गैस होती है, उसमें लिक्विड छिपा हुआ होता है, तो गैस में तरल इज अ राइट ऑप्शन। टिंडल प्रभाव क्या है?
प्रकीर्णन कहीं पे सब देखो, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, टिंडल प्रभाव देखा जाता है। टिंडल प्रभाव जो होता है ना वो कोलाइडियल सॉल्यूशन, सत्ते विलयन, सस्पेंशन, सत्ते विलयन में कभी भी नहीं देखा जाता। तो राइट ऑप्शन लगा दो आप कोलाइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। या ऊपर सभी 81 का नहीं, बस बी पे टिक लगाना, यही राइट ऑप्शन है 81 का, आगे मत सोचो कुछ भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विरोधी सोल है? सिल्वर सोल, गोल्ड सोल या आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड सोल? द्रव विरोधी सोल है तो यार सबसे अलग कौन सा लग रहा है? 82 का राइट ऑप्शन सबसे अलग जो लग रहा है ये स्टार सोल जो है ना, ये द्रव विरोधी सोल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, सुरक्षात्मक क्लोराइड की क्या भूमिका है? सुरक्षात्मक क्लोराइड की क्या भूमिका है? तो यार सुरक्षात्मक क्लोराइड की क्या भूमिका है, मतलब प्रोटेक्टिव क्लोराइड, ये द्रव विरोधी सोल के जमाव की दर को बढ़ाता है, ये द्रव विरोधी सोल के जमने को रोकता है, कण के आकार को बढ़ाता है, द्रव विरोधी सोल तैयार करने के लिए किया जाता है। तो 83 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, ये द्रव विरोधी सोल के जमने को रोकता है, ठीक है। 84 देखते हैं, मिसेल में, ठीक है, मिसेल में सरफेक्टेंट अणु का हाइड्रोफिलिक भाग किस ओर से निर्देशित होता है? मिसेल के केंद्र की ओर, मिसेल की सतह पर, मिसेल के बाहर की ओर, हाइड्रोफोबिक पुंज। बी पे आप टिक लगा दें, मिसेल की सतह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, मिसेल निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी पे आप टिक लगाएं, बिलियन के तनुकरण पर मिसेल का निर्माण प्रतिवर्ती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, हीलियम का Cp/Cv अनुपात है, हीलियम के लिए कितना होता है? Cp/Cv, सब हर गैस के लिए अलग अलग होता है, इसके लिए होता है 1.66, ये सबको पता है यार। 87 देख लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन जो है करने में दिक्कत पड़ेगी। एक आदर्श गैस 298 केल्विन के स्थिर ताप पर उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होती है, जिससे इसका आयतन 2 गुना हो जाता है। गैस की मोलर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किलोजूल प्रति मोल में क्या हो सकता है? बी पे आप टिक लगा दो, 0, हमेशा याद करो ठीक से। एक आदर्श गैस की रुद्रोषण प्रक्रिया के लिए, आदर्श गैस का अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पी भी गामा इक्वल टू कितना होना चाहिए? पी वी या टी वी, क्या लग रहा है आपको? ऐसी क्वेश्चन घुमा देता है इंसान को। बी पे आप लगाओ, पी भी की पावर गामा इक्वल टू कोस्टेंट इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 89 देखते हैं, ये फॉर्मूला सबको याद है, वान डे वाल्स, अबे वंडर वाल्स गैस के लिए व्युत्क्रम तापमान का मान है। अरे भैया, व्युत्क्रम तापमान का जो मान होता है ना वंडर वाल गैस के लिए, वो होता है Ti इक्वल टू 2A/RB इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90, एक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में जैसा होता है वैसे का वैसे ही बाहर निकलता है, यानी कि प्रक्रिया में उपभोग किए बिना अभिक्रिया को प्रभावित करता है, अभिकारक के साथ समान चरण में या भिन्न चरण में हो सकता है, अभिक्रिया को त्वरित कर सकता है। तो यहाँ पर 90 का सभी राइट हैं, डी पे आप टिक लगा दो, उपरोक्त सभी। 91 देखते हैं, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया में अपनी अभिक्रिया पात्र में धातु की एक पट्टी की उपस्थिति आवश्यक होती है यदि अभिकारक गैस से हो, यह किस प्रकार के उत्प्रेरण का उदाहरण है? एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया पात्र में धातु की एक पट्टी की उपस्थिति आवश्यक होती है, यह यदि अभिकारक गैस से हो, यह किस प्रकार के उत्प्रेरण का उदाहरण है? बड़ा पेचीदा क्वेश्चन बना दिया इन लोगों ने यार, बिस्मांगी है और कौन सा होगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, परिचित प्रवस्था द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं, परिचित प्रवस्था द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं टिंडल प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम 3+ Na+ और बेरियम 2+ की अपक्षेपण क्षमता का सही क्रम है? हमेशा सबसे ज़्यादा वाला ढूंढो, एल्युमिनियम 3+ ये रहा, फिर बेरियम, ये डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। 94 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के यौगिक में बांड हाफ कारक का मान बन होता है? तो जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है ना, उसके लिए प्रबल विद्युत अपभट्ट, ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, ए पे टिक लगा दो। इसका मान क्या होता है? बांड हाफ कारक का मान बन होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के यौगिक में बांड हाफ कारक का मान बन होगा? तो ये होता है गैर विद्युत अपभट्ट के लिए, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, इनके लिए होता है। प्रबल विद्युत अपभट्ट पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, एक से ज़्यादा आता है, और दुर्बल के लिए एक से हमेशा कम आता है क्योंकि उसका संयोजन होता है। 95 देखो जरा, निम्नलिखित में, तो उसका राइट ऑप्शन 94 का सी पे टिक लगा दो। 95 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्या गुण नहीं है? तो पृष्ठ तनाव जो है ना, ये एक अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। 96 देखते हैं, जब एक अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो शुद्ध विलायक का बास दाब हमेशा क्या होता है? कम हो जाता है। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, इसे बास दाब का अवनमन भी कहते हो आप। 97 देखो, उत्प्रेरक साम्य अवस्था की स्थिति को क्यों नहीं बदलता है? उत्प्रेरक साम्य अवस्था की स्थिति को
क्यों नहीं बदलता है। अब क्यों नहीं बदलता है, इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं को गति को बढ़ा देता है। ये तो क्वालिटी है इसके अंदर। 98 देखो, निम्नलिखित में से किससे अभिक्रिया की दर बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। सबसे अधिक संभावना है सक्रियण ऊर्जा कम करके। क्या लग रहा है मेरे दोस्तों 98 का, तुम खुद बताओ कौन सा लगा दूं, सी पे टिक लगा दो, सक्रियण ऊर्जा कम करके, यही राइट ऑप्शन है। 99 देखते हैं, हेवर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में वह पदार्थ जो उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है वह है हाइड्रोजन सल्फाइड। उत्प्रेरक के रूप में आयरन कार्य करता है और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम कार्य करता है। ये कुछ भी आपसे पूछ सकता है। उत्प्रेरक विष हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। 100 देख लेते हैं, कोलाइड में दोहरी परत की उपस्थिति किसके लिए जिम्मेदार है। तो लास्ट क्वेश्चन डी पे टिला दो, कोलाइडल की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। चलिए 100 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में करवा दिए हैं आप लोगों को। जिन ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है सबके सब अपनी आंसर की मिला लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है संतुष्टि के लिए, ठीक है। और जिन बच्चों का अब तक पेपर नहीं हुआ है वो इन सारे क्वेश्चन को देख ले, पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।